समय हो चुका है सिरमौर न्यूज के इवनिंग बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं सोलन शिमला सिरमौर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमाम योजनाएं गरीबों को केंद्र बिंदु मानकर शुरू की है और ये यही काफी है कि आज समाज का हर वर्ग केंद्रीय योजना से लाभान्वित हो रहा है। जिला मुख्यालय नाहन में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण को देखते हुए हर योजना की शुरुआत की है। खासकर दलित वर्ग के लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिससे दलित समाज सीधे तौर पर इन योजनाओं का लाभ उठा रहा है। युवाओं से संबंधित ऐसे बहुत से छात्रावास हैं सारे देश में जो केंद्र के द्वारा या तो वो यानी फाइनेंस्ड है या एक्सक्लूसिवली वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वो छात्रावास बने हैं स्टूडेंट्स के लिए। उन छात्रावासों में दलित संवाद के रूप में, दलित युवा संवाद के रूप में वो कार्यक्रम आज से हम शुरुआत किए। आज ये सौभाग्य है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो धर्मपत्नी थी रमाबाई अंबेडकर, उनकी जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती से 13 फरवरी तक जो है 7 फरवरी से 13 फरवरी तक ये युवा संवाद जो है वो हम इस प्रकार के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और ख़ास करके जो छात्रावास अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बने हैं उसमें ये अभियान जो है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। पांवटा विधानसभा क्षेत्र की उत्तराखंड के साथ सटी बनौर पंचायत के खतवाड़ गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल यहां पर हो रही माइनिंग के चलते गांव पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि माइनिंग से गांव लगातार धंसता जा रहा है। समस्या को लेकर जिला मुख्यालय नाहन में ग्रामीणों ने डीसी सिरमौर से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया के सामने अपनी परेशानी को रखा। खतवाड़ गांव के लोगों का कहना है कि यहां हो रही माइनिंग के चलते गांव को लगातार खतरा बढ़ रहा है। इनका कहना है कि माइनिंग के चलते गांव के नीचे पूरा पहाड़ लगातार धंस रहा है, जिससे गांव में पूरी तरीके से खतरे की जद में आ गया है। लोगों का यह भी कहना है कि हाल में एक हाई पावर कमेटी ने इस इलाके का दौरा किया था और कहा था कि यहां माइनिंग के दौरान जो मलबा गिराया गया है उसे तुरंत उठाया जाए, मगर अभी तक वो मलबा नहीं उठाया गया है। डाल रहे हैं, इनके पास कोई डंपिंग सिस्टम नहीं है, इनका कोई भी ये जो माइनिंग के कानून है कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये नीचे खाड़े में डाल रहे हैं। डंपिंग यार्ड इन पे कोई नहीं है। उसका कारण ये हो रहा, उसका परिणाम दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि हमारी नीचे जो ज़मीन है, खेती बाड़ी की ज़मीन है, हमारी 2 कूलें हैं और नीचे मतलब घराट है, यानी कि जहाँ तक वो खाड़ा जा रहा, मलबा उसके साथ मिक्स होकर जा रहा, उस खाड़े की ताकत इतनी बढ़ रही है। जो पहले सामान्य रूप में बैठता था, पुश्तों पहले भी बेचता था, तब वो सामान्य रूप में बेचता था, अब उसका इतना अपनी शक्ति बढ़ गई है क्योंकि उस खाड़े के धोरे चट्टान नहीं है, तो चट्टान नहीं है तो वो मतलब तुरंत गति से बहता है और वो हमारी ज़मीनें काट रहा। उस गांव में सारे मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गए। हमने कई बार विभाग को लिखा, एमओ साहब को कई बार लिखा, एमओ साहब आए भी हैं, लेकिन उनको आने का कोई अभी तक वो नहीं हो रहा, वहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा। उल्टा वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ से पत्थर ले जा रहे हैं, जबकि ये मायने तो बंद ही होनी चाहिए। अगर इन्होंने इसी हिसाब से चलाना है तो बंद ही हो जानी चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं इस बार बारिश ज़्यादा हुई। बारिश क्यों ज़्यादा हुई? आसपास हमारे दूसरे भी तो खाड़े हैं, कई खाड़े हैं जो हमारे आसपास बहते हैं, वहाँ तो कोई ऐसे कटाव नहीं लगा क्योंकि वहाँ करोड़ों अरबों टन मलबा जो है खाड़े में नहीं है। अभी भी जिस दिन वो RD नजीम जी चेयरमैन साहब आए थे, जो हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने साफ हार्डली इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आप लोग इस मलबे को उठाओ। एक भी कंकर इन्होंने मलबा नहीं उठाया, उल्टा इन्होंने जो है प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, गाड़ियाँ वहाँ से ले जा रहे हैं। तो अगर ये भी देखो, अभी बारिश होगी, आने वाले टाइम में बारिश होगी, तो इसके लिए ये जिम्मेदार होंगे अफसर, माइनिंग अफसर खास करके जिम्मेदार होंगे। अभी भी ये पूरी नरमी बरत रहे हैं, इनके साथ जो है पूरी नरमी बरती है सर। वहाँ पर उस गांव में 25-30 घर है टोटल, उसमें से 10-12 परिवार ऐसे जो प्रथम श्रेणी में हैं, जो खाड़े के नज़दीक में रहते हैं। वो लोग, हम लोग
मतलब उसमें से भी 10-12 परिवारों में से भी 2-4 3-4 परिवार 5-6-7 परिवार ऐसे हैं जो उजड़ के चले गए हैं। अब हमारा जो इस वक्त है, जो कुछ हमारे पास ज़मीन बची हुई है पुरखों की, बुजुर्गों की, हम तो एक बिस्वा भी नहीं ले पाएंगे। क्या फ़ायदा करेंगे हम ऐसे? रोज़गार का हमारा सारा कुछ खत्म हो जाएगा अगर ये बंद नहीं हुई। ये मायने तो तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षकों का क्रमिक अनशन 12वें दिन प्रवेश कर गया है। सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद एसएमसी शिक्षकों ने कल 8 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। बुधवार को प्रदेश सचिवालय में शिक्षा विभाग में एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर टीचर से जुड़े मसलों को लेकर सब कमेटी की बैठक हुई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसएमसी मसले पर 4 विकल्प सुझाए गए। इन सुझावों को कैबिनेट को सौंपा जाएगा। इस निर्णय के बाद एसएमसी ने पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया है और कहा है कि आश्वासन से बात नहीं बनेगी। मीडिया बंधुओं को और सभी शिक्षक संघों का 2555 एसएमसी अध्यापकों का, आप सभी का मैं 2500 एसएमसी अध्यापकों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके ही सहयोग से जो है हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंची। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसा कि आप सभी को विदित था कि आज 7 तारीख को कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक सचिवालय में हुई, इसका मैं सरकार का थैंक्स करता हूं कि आपने जो है कम से कम जो 12 वर्षों से लंबित पड़ी मांग थी उसके ऊपर आपने चर्चा की है। और जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, जो सब कमेटी के जो बॉस थे और हमारे शिक्षा विभाग के भी बॉस हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे विषय में कहीं उचित फैसला लिया होगा, जिसका हमें आने वाले समय में इंतज़ार रहेगा कि सरकार की तरफ से हमें क्या मिलता है। जो हमारी नियमितकरण की जो मांग है वह जो है पूरी कर पाते हैं या सिर्फ हमें कुछ थोड़ा बहुत दे करके जो है फारिग करते हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि भाई इस प्रकार से ठाकुर साहब ने हमारे विषय में निर्णय लिया होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ठाकुर साहब ने इस विषय में हमारा जो नियमितकरण की मांग है वो प्रमुखता के साथ रखा होगा और उस विषय में जो चर्चा की है। तक 4 विकल्पों की बात है, इस विषय में मैं अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है, ना हम बैठक में थे। अगर 4 विकल्पों में से अगर जो सही बेस्ट विकल्प रहेगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी उसी पर जाएंगे और हम लोग भी वही लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। पेन डाउन स्ट्राइक पेन डाउन स्ट्राइक का जो आज से कल से जो पेन डाउन स्ट्राइक होगी वो कंटिन्यू जारी रहेगी और जब तक हमारे लिए बेस्ट निकल के सामने नहीं आता है, पेन डाउन का जो निर्णय है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और देखना ये होगा कि 9 की जो कैबिनेट होनी है उसमें हमारे लिए क्या निकल के सामने आता है। हम उसमें अगर लगेगा कि 2500 एसएमसी अध्यापकों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है और लगेगा कि नहीं, अब सरकार जो हमारे जो मुद्दा है उसके प्रति गंभीर है, पॉजिटिव है और उसके पश्चात ही अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा। लगेगा कि अब सही हो गया है, उसके बाद ही हम पेन डाउन स्ट्राइक का जो है जो हमने डिसीजन लिया उसको वापस लेंगे। अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा फिर? देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार हमारे फेवर में जो भी बेस्ट होगा वो निर्णय लेंगे और हम भी देखेंगे कि 4 विकल्पों में से कौन सा बेस्ट है, उसी के ऊपर जो उसी के साथ हम जाएंगे। और अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर बेस्ट लगेगा हमारे हित में है तो उसी के पश्चात हम जो है जो पेन डाउन स्ट्राइक का जो निर्णय है वो उसको हम वापस लेंगे। आंदोलन की रूपरेखा विधानसभा घेराव तक अगर हमें लगेगा कि सरकार हमारे प्रति पॉजिटिव नहीं है तो पेन डाउन स्ट्राइक तो होगी, पर लेकिन उसके पश्चात आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सरकार होगी, पर मेरा मानना है कि सरकार ऐसा नहीं होने देगी। और इससे पूर्व ही जो 9 तारीख को जो कैबिनेट रखी गई है उसमें हमारा प्रस्ताव जाएगा और उस पर चर्चा होगी और चर्चा करके ही जो 4 विकल्पों में से बेस्ट होगा वो सरकार भी उसी के साथ जाएगी और 2500 एसएमसी अध्यापक भी जो है उसी के साथ जाएगा। बुधवार को प्रदेश सचिवालय शिमला में शिक्षा विभाग में एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर टीचर से जुड़े मसलों को लेकर बनाई गई सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। सब कमेटी की ये फाइनल बैठक थी। इस बाबत शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कमेटी ने 4 विकल्प सुझाए हैं। इन सुझावों को कैबिनेट को सौंपा जाएगा, जिसके बाद इस पूरे मसले पर कैबिनेट का आखिरी फैसला होगा। आज मुख्यतः हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित जो काफ़ी समय से हमारे इश्यूज रहे हैं
जिससे संबंधित हमारी हिमाचल कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक हुई, जिसमें मेरे साथ हमारे माननीय पंचायती राज विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, वो भी इस बैठक में शामिल हुए, सम्मिलित हुए, और साथ ही साथ जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के सचिव शिक्षा, सभी ने वहाँ पर मैं समझता विचार विमर्श किया। और जो मुख्य था, जैसे मैंने पहले कहा, जो ये कमेटी का गठन हुआ था, जो हमारे एसएमसी के पेंडिंग इश्यूज़ है उसके बारे में गहन चिंतन किया गया कि किस तरह से उनकी समस्या या उनकी मांगों को मैं समझता हूँ उसका समाधान निकाला जा सके। साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर्स, इनका भी काफ़ी लंबे समय से हमारा मामला लंबित रहा है, और इन दोनों वर्गों से संबंधित जो इश्यूज़ थे, चाहे उसमें हम लीगली बात करें, क्योंकि बहुत सी बातें कोर्ट, हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला उदाहरण के तौर पे आपका एसएमसी का गया है, और इन परिस्थितियों में किस तरह से समाधान निकाला जा सके, उस पर मैं समझता हूँ काफ़ी लंबे समय तक हमारा विचार विमर्श हुआ। और जहाँ तक इच्छा शक्ति की बात आती है, पॉलिटिकल विल की बात आती है, गवर्नमेंट चाहती है कि काफ़ी समय से जो आपके ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ है, इसका समाधान निकाला जा सके। तो इससे संबंधित हमारी जो रिकमेंडेशंस होगी, जो हमारे सुझाव होंगे, सजेशंस होंगे, हम पुनः उसको कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे, और इसमें किस तरह से हम इस वर्ग को, चाहे एसएमसी टीचर्स की बात है, क्योंकि वर्षों से लगभग 2010 के उपरांत हमारे विशेषकर जो दुर्गम क्षेत्र ये अपनी सेवाएं दे रही है, और ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इनका जो आपका मैं समझता हूँ ऑनरेरियम मिलता है वो भी काफ़ी कम है, अगर आप कंपेयर करें जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है। और साथ ही साथ किस तरह से इनके लिए एक स्थायी नीति हो, ये सारी बातें मैं समझता हूँ इस पर चर्चा होकर, चाहे वो कंप्यूटर टीचर्स की बात है, ये सारी बातें हम शीघ्र कैबिनेट में ले जाएंगे। मौसम में आँख में किसी न किसी तरह का असर पड़ता है। सर्दियों में प्राय हमारे यहाँ आँख में जो खुश्की है, रोग जो इसी से जुड़ा हुआ है, उन्होंने बोला कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी है, जिसको ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं हम। एग्जैक्टली ड्राई आई का मतलब सूखना तो नहीं है, बट जैसे हमारे आजकल हीटर है, ब्लोअर है, ये जैसे चलने लगते हैं, तो हमारी आँख के आंसू की परत एक आँख में होती है, जिसको आँख को लगातार गीला करना है। आप सबको पता है कि जो है, जब भी कोई गीली जगह होती है वहाँ पर आप हीटिंग ब्लोअर करो, फटाफट सूख जाती है। तो हमारी आँख की जो परत है ये बहुत पतली, सिर्फ 10 माइक्रोन पतली होती है। तो जैसे हम ब्लोअर या हीटर करते हैं, आसपास आजकल का मौसम भी शुष्क होता है, तो आँख से आंसू तेज़ी से उड़ने लगते हैं। इससे हमारी आँख को या तो लगातार आंसू बनाने पड़ते हैं, जिससे आँख के ऊपर दबाव पड़ता है, या जिनके आंसू डेफिशिएंट है उसमें आँख में सूखापन आता है और आँख में तकलीफ रहती है। तभी हम ये हिदायत देते हैं हमेशा कि जब भी आप ब्लोअर वगैरह का कम यूज़ करें, जिनको आँख की प्रॉब्लम, उसकी डेफिशिएंसी है। हीटर अगर घर में लगाया है तो वहाँ पर वेपोरेशन के लिए कोई इंतज़ाम करिए। कोल्ड, जब ठंड होती है, मौसम कम होता है, तो हमारा कॉर्निया बहुत सेंसिटिव है, वो ठंड की वजह से आँख से आंसू चलने लगते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ सर्दी में तो मेरी आँख से आंसू निकलते हैं। ये एक है तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, बट इस तरह की शिकायतों से आजकल लोग हमारे यहाँ आते हैं जो शुष्क आँखें है, पानी चलना है, और इसी से रिलेटेड जो आँख की स्ट्रेन, दबाव, सिर दर्द है, ऐसे लोग प्राय सर्दियों में हमारे पास आते हैं। दृष्टि को लेके पहले तो हमारे यहाँ काफ़ी सारी स्टडी, ये रिसेंटली हमने इसके ऊपर एग्जैक्टली कोई अलग से अभी शोध नहीं किया है, पर पूरी दुनिया, पूरे हमारे देश में कई तरह के जो शोध है, हमारे शोध पत्र उसमें जर्नल में आते रहते हैं, उसमें इस तरह की बहुत सारी स्टडी की गई है कि जो हमारे खान पान है, आज के जो मतलब ये रिसेंट ट्रेंड है, उससे डेफिनेटली हमारे उस पर कहीं ना कहीं जो ऑक्यूलर हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, या हमारी जो आँख का स्वास्थ्य है, उस पर असर ज़रूर पड़ रहा है, जिसमें कि ये तीनों चीज़ें जो हमारी आज की डेट की ज़रूरत बन गई, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, प्लस हमारा खान पान, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी आँख की हेल्थ पर असर कर रही है।
बुधवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोलन में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष संजीव देष्टा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर जमकर तंज कसे। देखिए 9, 10 और 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश केंद्र की योजना के तहत ये अभियान ऐसे हमारा 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच का अभियान है, परंतु हिमाचल प्रदेश में इसका जो हमें तिथि निश्चित की है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा, ये 9, 10, 11 फरवरी है। 9 तारीख को हिमाचल प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में, चाहे प्रदेश के कोई नेता है, चाहे उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, चाहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है या प्रदेश के कोई भी सम्मानीय नेता है, उनके अलावा सभी मोर्चों के पदाधिकारी 9 तारीख को सभी एक एक बूथ पर जाकर मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों को ले जाना, उस गांव और उस बूथ में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है इसको जानना, वहाँ पर स्वयं सहायता समूह कौन है उनसे मिलना, महिला मंडलों से मिलना, युवक मंडलों से मिलना और भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ की समिति है उस समिति के साथ बैठना, ऐसा निश्चित हुआ है। और दूसरा, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के साथ साथ हमारे मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ साथ हमारे मंडलों की जो टीम है, हमारे जिला की जो टीम है, सभी लोग 7,790 जो बूथ हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उनके अंदर जो भी गांव आते हैं उन बूथों पर जाना, उन बूथों के अंतर्गत जो भी गांव है उन गांवों के लोगों से मिलना और मोदी जी की केंद्र की जो नीतियां हैं, मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं हैं, उसका कैसे लोगों को लाभ मिले उसकी चर्चा करना और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में बैठी हुई जो सरकार है कांग्रेस की, इस सरकार ने जिस तरह से लोगों से चुनाव के समय में गारंटियां दी थी, वादे किए थे, उसमें ये फेल हो गए हैं, उसको भी उजागर करना। किस तरह से इन्होंने लोगों को झूठ बोलकर ये लोग सत्ता में तो आ गए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ पर जाएगा, इनकी इन झूठी नीतियों को भी लोगों के सामने ले जाएगा और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों के समक्ष ले जाएगा। ऐसा करके हमारा ये 3 दिन का अभियान है। पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के लिए सरकार कई अभियान चलाती रहती है। इसी कड़ी में सरकार ने ई कचरा जागरूकता और संग्रह अभियान शुरू किया है, जिसमें शहरवासियों से बिजली से चलने वाले सभी खराब चीजों को इकट्ठा किया जाएगा ताकि उसे वैज्ञानिक ढंग से रिसाइकिल किया जा सके, क्योंकि ये कचरा हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है। सोलन शहर में आज ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव को नगर निगम सोलन की मेयर उषा शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नहीं, यहाँ करो संस्था ने आज यहाँ ई वेस्ट इकट्ठा करने के लिए मुहिम शुरू की है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे ख़राब सामान होता है वो घरों में पड़ा रह जाता है। तो ये संस्था मतलब घर घर जाके और जितने भी बड़े बिजनेस शॉप्स हैं या फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से सारा ई वेस्ट इकट्ठा करके उसको रिसाइकल करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको वैसे ही खुले में फेंकेंगे तो वो हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है, लेकिन ये प्रॉपर वे में आपसे इकट्ठा करके उसको डिस्पोज करते हैं। ये अभी कल से शुरू हो चुकी है। आज यहाँ इसको हमने नगर निगम से ऑफिशियली शुरू किया है और अगले 2-3 दिनों में जारी रहेगी और हमारा कलेक्शन सेंटर डीसी ऑफिस में भी है और आप निगम में भी यहाँ अगर दे सकते हैं, ताकि हम इनको हैंड ओवर कर दें और वो प्रॉपर तरीके से मतलब ये संस्था उसको रिसाइकल करके जो हमारी लाइफ को होने वाला है वो ना हो। और मेरी लोगों से अपील रहेगी कि इनकी मुहिम, इनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप वार्ड टू वार्ड जाके अपने हमारे जो काउंसलर हैं उनसे कांटेक्ट करें ताकि वो लोगों को अवेयर कर सकें और वो अपना जितना भी ई वेस्ट है या तो हमारा जो कलेक्शन पॉइंट है वहाँ दें या निगम में वो इन्फॉर्म करें कि मतलब हमारे पास इतना ई वेस्ट है, ताकि हम यहाँ से अपने एम्प्लॉयज़ भेज सकें या वो खुद आके यहाँ उसको जमा करवा सकें।
बुधवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने एक दिवसीय सोलन प्रवास के दौरान शहर के गंज बाजार में वाटर फिल्टर का लोकार्पण किया। ये वाटर फिल्टर शहर के स्थानीय लोगों ने मिलकर लोगों की सुविधा के लिए लगाया था। ये है मेरा मानना है कि जैसे हम सब जानते हैं जल ही जीवन है। लोगों ने यहाँ की समस्या को समझा। यहाँ पे जब माँ शूलिनी का मेला होता है तो माँ के पास 2 दिन ठहरने के लिए माता आती है यहाँ पे अपनी बहन के पास। उस वक्त यहाँ पे काफ़ी लोगों को जल की आवश्यकता होती है और मेरा मानना है कि इन्होंने कमल ठाकुर जी ने और उनके साथी सहयोगी ने और हमारे सभी पार्षद लोगों ने जो काम किया है ये बधाई के पात्र हैं और ये अच्छा सराहनीय कदम उठाया। हाँ, नहीं तो लोगों को पानी खरीदना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी एक सुविधा दी गई है जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। गर्म भी है और ठंडा पानी दोनों ही इसमें मिलते हैं। ये तो इन्होंने खुद ही कहा है कि इसमें मेंटेनेंस से खुद ही देखेंगे, ये भी एक अच्छी बात है। इनका इन्हीं लोगों ने अपने आप ही किया, इसीलिए नगर निगम के नहीं, हमारे कुछ पार्षदगण हैं भी साथ, अदरवाइज नगर निगम ने नहीं किया है, इन लोगों ने किया है स्वयं अपने खर्चे से। And that is why it is I appreciate it. आज के इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सिरमौर न्यूज।